भाई सेकंड लेक्चर है ना। और एक तरह से आज हम फिजिकल वर्ल्ड करके चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। आज क्लास 11 की फिजिक्स की जो सीरीज है जिसमें हम पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं क्लास 11 का, उसका ये सेकंड लेक्चर है ना। और इसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड। अगर तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें ये चैप्टर नंबर 1 होगा, ठीक है। तो मुझे जल्दी से बता दो यार, मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है और सारे बच्चों को हाय हेलो है ना, सभी को हाय हेलो। मुझे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं ना, सबको हाय, सबको हेलो ना, ठीक है। हेलो ऋषभ, हेलो दीक्षा, अर्जुन, ऋषि, अदिति, एकता, आयुष, ऋषभ, सबको हाय, सबको हाय ना। ठीक है, विजय, ठीक है, डॉक्टर कीर्ति, अर्जुन, पूजा, सबको हाय ना। चलो तो फिर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं ना, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर तुम में से कोई अनअकैडमी प्लस लेना चाहता है, अगर तुम्हें मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हो और तुम मेरे थ्रू आना चाहते हो, तो तुम मेरा कोड यूज कर सकते हो, विच इज फिजिक्स लाइव, है ना। इससे तुमको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, है ना। लाइक 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 32,400 का पड़ेगा, 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन, अगर तुम आना चाहते हो तो, है ना। ये कोड तुमको यूज करना है, दिस इज माई कोड। इससे तुमको प्रीमियम ग्रुप में एंट्री भी मिलेगी ना। एंड आई थिंक यू ऑलरेडी नो व्हाट प्रीमियम ग्रुप इज, राइट, ठीक है। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि, है ना, बहुत बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस होती है मेरी, जैसे हम यूट्यूब पे करते हैं वैसे अनअकैडमी पर भी बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस होती है, तुम उनको भी अटेंड कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो कल अपन ने भाई ये जनरल बातें करी थी, जनरल डिस्कशन करा था अपन ने फिजिक्स के बारे में ना, कि अपन पूरी 11-12 की फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ना, उनके बारे में हमने देखा था, राइट। हमने बहुत सारी चीजें समझी थी, साइफन वगैरह, बहुत सारी फिजिक्स की चीजें डिस्कस करी थी, ठीक है। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है ना, फिनमैन ने चेस से, है ना, डॉक्टर फिनमैन ने चेस से किस तरह से फिजिक्स को डिफाइन किया था, राइट। अब हम उसके आगे बात करेंगे ना, ठीक है। सो दिस इज द चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड इन योर एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 1। ओके, लेट्स बिगिन। हाँ, चलो, हाँ, ठीक है। वीडियो नहीं देख रहा, आई थिंक वीडियो तो दिख ही रहा होगा, वीडियो तो दिख ही रहा होगा। अगर वीडियो नहीं देख रहा, इट माइट बी द इशू विद योर इंटरनेट कनेक्शन, बिकॉज आई एम सीइंग द माय ओन लेक्चर राइट नाउ, ठीक है। चलो, हाय बेटा निखिल, हेलो बेटा, हेलो, है ना। हाँ, यू आर ग्रेट, थैंक यू बेटा, थैंक यू, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं यार, फिर, है ना, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखो यार, है ना, इसमें अपन बहुत सारी चीजों की बात करेंगे ना। फिजिक्स को डिवाइड करने के कई तरीके ना, कई तरीके से तुम फिजिक्स को डिवाइड कर सकते हो। तो उनमें से अपन कुछ कुछ तरीकों की बात करेंगे, है ना। तो जैसे एक तो अपन मैक्रोस्कोपिक लेवल और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं फिजिक्स को। मैक्रोस्कोपिक मतलब जहां अपन बड़ी बड़ी चीजों को डील करते हैं, है ना। जैसे स्टार्स को डील करते हैं, है ना, प्लैनेट्स को डील करते हैं, सोलर सिस्टम। अब स्टार्स में भी कई कैटेगरी होती है, रेड जायंट, है ना, व्हाइट ड्वार्फ, लाइक दिस इज क्वेसार, पल्सार, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, ब्लैक होल्स, है ना, कई चीजें होती है ना, ठीक है। तो उन वो एक अपना अलग डोमेन है ना, बड़ी बड़ी चीजों का, ना, ठीक है। उसमें हमारी हमारी नॉर्मल चीजें भी आ जाती है, हमारी जिंदगी है ना, वो भी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आते हैं हम लोग, है ना, हमारी अर्थ और हम लोग यहाँ पे जो भी फिजिक्स कर रहे हैं, लाइक प्रोजेक्टाइल फेंका, ये सब किस में आता है, मैक्रोस्कोपिक में आता है, ठीक है। हाँ, टेरेस्ट्रियल मतलब जो चीजें अर्थ पे हो रही हैं, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब समझ ही रहे हो ना, ब्रह्मांड अंतरिक्ष में जो सारी चीजें हो रही हैं उनको समझने की कोशिश, उसको अपन मैक्रोस्कोपिक लेवल बोलेंगे ना। माइक्रोस्कोपिक जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जनरली 1 माइक्रोमीटर से छोटी वाली चीज है ना। तो समझ गए होगे किन की बात करें, बिल्कुल छोटी दुनिया जो हमें अपनी आंखों से, नेकेड आई से हमको दिखती नहीं है ना। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स वगैरह, ये सारी बातें अपन माइक्रोस्कोपिक में करते हैं ना, ठीक है। चलो, तो ये एक तरीका है डिवाइड करने का। अब तुम देखोगे यार एनसीईआरटी में ना, अपन या फिर अपनी 11-12 की फिजिक्स की बात करें तो अपन ने एक तरह से 2 पार्ट में फिजिक्स को डिवाइड कर रखा है। एक अपन क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स को तुम न्यूटोनियन फिजिक्स भी कह सकते हो ना, न्यूटन बाबा की दी हुई फिजिक्स, है ना, उसी से स्टार्टिंग हुई थी, न्यूटोनियन फिजिक्स भी कह सकते हैं, है ना। चलो, और फिर एक मॉडर्न फिजिक्स है जो हम 12th के एंड में पढ़ेंगे, है ना, 12th के बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटा सा, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, हाँ, ऑडियो में ऑडियो आई होप सभी को सही आ रहा है, क्लियर है ना सब कुछ सर, सब कुछ ठीक है, पंचाल, ओके, डन, एवरीथिंग इज क्लियर, राइट, ओके, फाइन। जिनको इशू आ रहा है यार, अपना भी एक बार रिफ्रेश करके देख लो, सही हो जाएगा ना, जिनको अगर कोई इशू आ रहा है, क्योंकि यहां से सब कुछ सही है, ठीक है। पर एक्चुअल में बात करें ना, देखो डिवाइड करने के कई तरीके हैं ना, लाइक तुम इफ यू गो फॉर लाइक मतलब मास्टर्स और समथिंग, देयर आर लाइक 7 और 8 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, मतलब 7-8 तरह के कोर्सेज होते हैं ना। पर अगर मैं ब्रॉडली बोलूं ना, तो फिजिक्स को 3 पार्ट, सबसे अच्छा डिस्टिंक्शन जो फिजिक्स का होता है वो 3 पार्ट्स में होता है। पहला अपना क्वांटम फिजिक्स, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्वांटम फिजिक्स, है ना। तुम्हारी केमिस्ट्री इसी से निकल के आती है, जितनी भी केमिस्ट्री तुम पढ़ते हो वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री, श्रोडिंगर इक्वेशन और वॉट एवर यू स्टडी, एसपीडीएफ, उनके अभी तुम पढ़ोगे ये सारी चीजें ना। यहाँ पे बहुत सारे 11th क्लास के बच्चे होंगे, 12th क्लास के भी बच्चे होंगे, तुमने पढ़ा होगा ना, है ना, कि प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, वो सब क्या है, दैट इज क्वांटम फिजिक्स, राइट। हाँ, ये तो अपन लोग नहीं पढ़ेंगे,
रिलेटिविस्टिक फिजिक्स आइंस्टाइन वाली है ना, बड़े बड़े लेवल पे ना रिलेटिविस्टिक फिजिक्स बोलते हैं, आइंस्टाइन बाबा की देख है ना, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स है ना, क्लासिकल फिजिक्स, ये अपना सिलेबस है, दिस इज आवर सिलेबस। क्लासिकल फिजिक्स मतलब न्यूटोनियन, दिस इज आवर सिलेबस। हमें ये वाली चीजें पढ़नी है ना, पर क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए फिजिक्स के बारे में। हम क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं तुम्हें पता होना चाहिए फिजिक्स के बारे में, ठीक है। चलो हाँ हाँ, चलो मैं दिखा भी देता हूँ ना, चलो ठीक है। तो क्या क्या है ना, कब कौन सी फिजिक्स यूज करी जाती है, मतलब तुम समझ रहे हो, हर एक डोमेन के लिए अलग अलग रूल्स हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक लॉ है, एक इक्वेशन है, एक रूल है और वो हर जगह चल जाए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो हमारा पर्पस जरूर है ना, है ना, दैट इज द ना सोल गोल ऑफ फिजिक्स, बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो अलग अलग डोमेन में अलग अलग लॉज होते हैं, हम उनको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वांटम फिजिक्स कब अप्लाई होगी वो समझते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स तब होगी अप्लाई जब पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होती है, वहां पे हम क्वांटम फिजिक्स से रूल अप्लाई करते हैं। जैसे जनरली 1 माइक्रोमीटर से छोटी है ना, अपनी हेयर की जो विड्थ होती है वो माइक्रोमीटर्स में होती है ना, हेयर की जो विड्थ होती है वो माइक्रोमीटर्स में होती है ना। तो जब जनरली क्वांटम फिजिक्स को तब अप्लाई करा जाता है जब साइज 1 माइक्रोमीटर से छोटी होती है ना, ठीक है। चलो मतलब समझ गए, एटम्स वगैरह वहां पे हमारी न्यूटन की फिजिक्स नहीं चलती है ना। देखो दिखाई देता है ना, वहां पे हमारे न्यूटन बाबा की फिजिक्स नहीं चलती है ना। न्यूटन बाबा की फिजिक्स इस एरिया में चलती है क्लासिकल फिजिक्स में। न्यूटन बाबा की फिजिक्स यहां पे चलती है, यहां पे नहीं चलती। यहां पे लगाओगे तो गलत आंसर आ जाता है, उल्टी सीधी चीजें निकल के आएंगी जो सही नहीं होगी, ठीक। चलो हाँ, तो हाँ फिर क्लासिकल फिजिक्स का डोमेन क्या है। क्लासिकल फिजिक्स की भाई पहली कंडीशन है, दो कंडीशन है क्लासिकल फिजिक्स की, बता देते हैं। पहली कंडीशन है भाई जो साइज होती है पार्टिकल्स की वो बड़ी होनी चाहिए 1 माइक्रोमीटर। मतलब हमारी दुनिया की फिजिक्स भाई, हम तो मीटर सेंटीमीटर, हमारे यहाँ तो यही इसी में का बातें होती है ना, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, कितना भी बड़ा हो सकता है। बड़े होने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े होने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है हाँ, ठीक हाँ। तो साइज जनरली 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो दूसरी कंडीशन है वो हमारी ये है, जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी होती है ना, ठीक है। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं ना, थोड़ा मैं गंदा दिखेगा, चलो कलर दूसरा यूज कर लेते हैं। जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी होती है वो c से बहुत कम होनी चाहिए। ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी न्यूटन की फिजिक्स चलेगी, तभी क्लासिकल फिजिक्स पढ़ेगी। और यही हमारा सिलेबस है 11th 12th क्लास का, ये सिलेबस है हमारा। हम इन चीजों में बात करेंगे, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी चीजों की बात नहीं, वहां पे न्यूटन नहीं चलता। स्पीड कम होनी चाहिए। अब सी क्या है, सबसे पहले तो व्हाट इज सी। तो सी का मतलब होता है बेटा, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये एक कांस्टेंट है ना, मतलब दिस इज द ट्रू कांस्टेंट। अपन बहुत सारे कांस्टेंट पढ़ेंगे न्यूटन फिजिक्स में, बहुत सारी चीजें अपन पढ़ेंगे जिनको अपन को लगेगा वो कांस्टेंट है पर नहीं होती, बट दिस इज द ट्रू कांस्टेंट है ना। सी स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम रहती, कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसको बोलो तो इट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट से ज्यादा किसी भी चीज की स्पीड नहीं हो सकती, लाइट से ज्यादा किसी भी चीज की स्पीड नहीं हो सकती, हाँ ठीक है। लाइट से ज्यादा किसी भी चीज, बेटा मैं जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं ना वो सब तुम्हारी सिलेबस की है, मैं ये भी बता देता हूं। और बेटा फिजिक्स की एनसीईआरटी की बात करें, इट डज नॉट कवर मोर देन 60-70%, राइट। इट डज नॉट कवर मोर देन 60-70% ऑफ व्हाट इज आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। बेटा नीट में रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आए, नीट एमसी में, जेई मेन में भी आए हुए, याद रखना है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो हम जो पढ़ा रहे हैं याद रखना, मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे जो नोट्स है वो 100% है। मेरे नोट्स के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, हम हर एक चीज है ना, समझ में आ रहा है क्या। मतलब तुम्हें नोट्स के अलावा कोई किताब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द नोट्स, जस्ट नो दैट, राइट। सो व्हाटएवर आई एम टीचिंग इट इज फॉर नीट एग्जामिनेशन एंड फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है, ध्यान रखना, दोनों के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। तो जो भी पढ़ा रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, व्हाटएवर वी आई एम टीचिंग यू इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, जस्ट नो दैट, ओके ना। हैव लिटिल फेथ, थोड़ा समय लगता है इसमें, बट हैव लिटिल फेथ, है ना, हम जो भी पढ़ रहे हैं। हाँ चलो, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। समझते हो ये कितनी स्पीड होती है। इसका मतलब है अगर अर्थ है ना, अगर मान लो लाइट अर्थ का चक्कर लगाने लगे, मान लो अगर लाइट अर्थ का चक्कर लगाने लगे तो 1 सेकंड में अर्थ के 7 चक्कर लगा सकती है। मान लो अगर लाइट अर्थ का चक्कर लगाने लगे तो 1 सेकंड में 7 चक्कर लगा सकती है, इतना फास्ट होती है स्पीड ऑफ लाइट। इससे ज्यादा फास्ट कुछ नहीं हो सकता, है ना, ये भी लॉ है, दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन, है ना। इससे ज्यादा फास्ट कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तभी तो हम भाई दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हैं, है ना। तुम विदाउट एनी डिले, है ना, चलो यूट्यूब पे तो थोड़ा डिले हो जाता है 30-60 सेकंड्स का, है ना, वो उसका कुछ और रीजन होता है ना,
कुछ और रीजन। पर तुम अनअकैडमी पे आओगे, जैसे अनअकैडमी की लाइव क्लासेस में, तो वहां पे कोई डिले नहीं होता, नैनो सेकंड्स में होता है डिले, कोई डिले ही नहीं होता वहां पे, बहुत कम डिले। मैं यहां पे बोल रहा हूं तुम्हें तुरंत सुनाई दे रहा है। इट इज एक्चुअल लाइव, अनअकैडमी लाइव इज द एक्चुअल लाइव। ओके, तो इसी कारण है ना, क्योंकि लाइट की स्पीड इतनी, ये पूरा कम्युनिकेशन लाइट से ही तो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना ये पूरा कम्युनिकेशन। तो तुम मुझे क्यों देख पा रहे हो अभी घर पे बैठे बैठे, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द लाइट, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और पूरे अर्थ में कोई भी इंसान कहीं भी हो वो मुझे देख सकता है इस वक्त, राइट। हाँ हाँ बेटा, एससी वर्मा करनी है, एससी वर्मा कर सकते हो। अभी मैं बुक्स वगैरह के बारे में तुम लोगों को बताऊंगा, चिंता ना करो, मैं इस पे एक सेशन लेके पूरी चीजें बता दूंगा तुमको, ठीक है, कौन सी बुक्स वगैरह करनी है। अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, सही समय आने पे मैं बताता जाऊंगा, खुद ही बता दूंगा तुम्हें ना। तुम्हें, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में 1000 तरह के क्वेश्चन होंगे, सर कौन सी बुक करनी है, कैसे पढ़ना है सर, AIR 1 कैसे लाए सर, 2 डिजिट में रैंक कैसे लाए सर, बिना मैथ्स के फिजिक्स कैसे पढ़े, और अजीब अजीब तरह के तुम्हारे 1000 डाउट होंगे, है ना। बस क्लास में पढ़ते रहो, सारी चीजों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो हमारी दुनिया में जो चीजें होती है उनकी स्पीड तो वैसे भी लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है। अपने फास्टेस्ट रॉकेट भी कितना चले जाएंगे, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। अरे 100 किलोमीटर पर सेकेंड कुछ भी नहीं है, 100 किलोमीटर पर सेकेंड इज नथिंग कंपेयर टू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो समझो हमारी दुनिया में जो स्पीड्स होती हैं, कितनी भी फास्ट बना ले, लाइट के आगे कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल। तो इसलिए हमारी दुनिया में न्यूटन की फिजिक्स चलती है। बट रिलेटिविस्टिक कब यूज होती है, अब ये अपनी आइंस्टाइन बाबा की फिजिक्स है। ये किसकी फिजिक्स है भाई, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये किसकी फिजिक्स है भाई, ये अपने आइंस्टाइन बाबा की फिजिक्स है ना। तो ये फिजिक्स कब चलती है, ये फिजिक्स तब लगती है एस्ट्रोनॉमिकल लेवल। पहले तो जब बहुत भारी भारी चीजों की बात करते हैं, एक तो दो है ना, एस्ट्रोनॉमिकल लेवल, वहां पे अपनी न्यूटन की नहीं लगेगी ना। एस्ट्रोनॉमिकल लेवल मतलब जैसे सोलर सिस्टम की बात करें, स्टार्स की बात करें, गैलेक्सी की बात करें, ब्लैक होल की बात करें, तो न्यूटन की फिजिक्स फेल हो जाती है, आइंस्टाइन की फिजिक्स चलती है। इंडियन में बताओ, अपने सोलर सिस्टम के अंदर भी है ना, तुम सभी ने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुना तो होगा, चलो नहीं पता कोई बात नहीं, सुना तो सब नहीं होगा। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मर्क्यूरी की ऑर्बिट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, हमारी अर्थ की ऑर्बिट को एक्सप्लेन कर देता है, पर मर्क्यूरी सन के बहुत पास है, बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन है, तो फेल कर जाता है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बट आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक है, जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, वो एक्सप्लेन कर देती है। तो बड़े बड़े लेवल पे अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक फिजिक्स यूज करते हैं ना, ये आइंस्टाइन बाबा की दी हुई है। और कब यूज करते हैं, एक तो तब यूज करते हैं, दूसरी कब, जब वेलोसिटीज आर कंपेरेबल टू सी, जब कोई चीज बहुत ज्यादा फास्ट जाने लगे। लेट्स से यू आर गोइंग विद, लेट्स से हाइपोथेटिकली है ना, यू आर गोइंग विद द स्पीड c/2, स्पीड है ना 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, या फिर 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जब इतनी ज्यादा स्पीड से जाओगे तो अगेन न्यूटन की फिजिक्स फेल हो जाएगी और आइंस्टाइन की फिजिक्स चलेगी ना, ठीक है। इस पे से हल्के फुल्के छोटे मोटे फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो आते हैं, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट तक पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, जेई मेन में आया हुआ है। और जो चीजें जेई मेन में आती है, याद रखना, वो नीट एम्स में आती हैं, जो चीजें जेई मेन में आ गई वो नीट में आती है, हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको पढ़ना है वो छोटी छोटी सी डिटेल है ना, वो मैं बताऊंगा। तो ये भी अपने सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है, पर जो छोटी छोटी सी चीजें तुम्हारे एग्जाम में जो आ चुकी है और आने के चांसेस है बिल्कुल छोटा छोटा, वो चीजें अपन कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, बाकी अपना सिलेबस ये 11-12 का, ठीक है। अब मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है, मॉडर्न फिजिक्स एक ट्रांसिशन है। क्लासिकल फिजिक्स से जब हम मूव कर रहे थे, क्लासिकल फिजिक्स से जब अपन क्वांटम फिजिक्स की तरफ मूव कर रहे थे, तो उस ट्रांसिशन को अपन बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, है ना। शुरुआत एक तरह से अपन बोल सकते हैं क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत। तो बस अपन वो शुरुआत पढ़ेंगे अपन बिल्कुल एंड में, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में, ठीक है। याद रखना, क्वांटम फिजिक्स के लॉ यहां पे चल जाते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स के लॉ भी यहां पे चल जाते हैं। मतलब क्लासिकल फिजिक्स में कुछ भी लगा लो, सब चलता है, सब सही आंसर देता है। पर ये दोनों यहां एक दूसरे के साथ नहीं चलते। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स यहां पे नहीं लगेगी, एटम्स पे नहीं लगेगी, एटम्स की जो क्वांटम फिजिक्स है वो बड़ी बड़ी चीजों पे नहीं लगेगी, ब्लैक होल वगैरह पे नहीं लगेगी, ये फेल हो जाते हैं ना। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना, आइंस्टाइन है ना, व्हेन ही वाज इवन अबाउट टू डाई ही वाज ट्राइंग टू डू दिस, इन दोनों को यूनिफाई करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा ना, हमारी फिजिक्स में दिक्कत क्या है, हर चीज के लिए अलग अलग लॉज है ना, मतलब इसका अलग लॉ है, इसका अलग लॉ है। हमारा पर्पस क्या है, पूरा एक लॉ बनाना, सारी चीजों को यूनिफाई कर देना और एक ऐसी इक्वेशन लाना जो सब कुछ एक्सप्लेन कर पाए। शायद तुमने अगर पढ़ी हो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग की, है ना, या फिर एक बुक है थियरी ऑफ एवरीथिंग, है ना, बहुत सारे नाम होते हैं, तो हम सब ही उसकी खोज में हैं। लैग हो रहा है, अच्छा लैग हो रहा है, एक सेकंड रुकना है ना, लैग क्यों हो रहा है, लेट मी सी।
अभी देखो यार, अभी क्लियर आ रही है क्या वॉइस? हाँ भाई, अभी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? अभी समझ में आ रहा है क्या सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ? बताओ जल्दी से। आई होप अभी आ रही होगी, क्योंकि मैंने अभी कनेक्शन भी चेक कर लिया, इट इज फाइन नाउ, राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। तो भाई देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये हमारे एग्जाम से सीधा सीधा रिलेटेड भी है ना, कि कितने तरह के फोर्सेस होते हैं ना, हाउ मेनी फंडामेंटल फोर्सेस आर देयर इन द यूनिवर्स, राइट? ठीक है। तो अगर मैं फोर्सेस की बात करूंगा तो भाई तुम कई तरह के फोर्स गिना सकते हो ना। तुम कहोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सर कूलम्स फोर्स होता है, सर मैग्नेटिक फोर्स होता है, सर फ्रिक्शन फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, बायंसी फोर्स होता है, अपथ्रस्ट फोर्स होता है, सूडो फोर्स होता है, और पता नहीं तुम हजार तरह के फोर्सेस के नाम गिनाने लगोगे ना। ठीक है। अभी भी नहीं चल रहा क्या? हेलो एवरीवन। देखो यार, अभी क्लियर आ गया इशू, राइट? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अभी मैंने चेक करा, तो इट्स लाइक 60 Mbps डाउनलोडिंग एंड 50 Mbps अपलोडिंग। तो फिर यार कुछ और टेक्निकल इशू आ रहा है ना? हाँ, बंद हो गया, हाँ। हाँ, मैंने ऑफ करा है ना, पर अभी मैंने ऑन कर दिया, आप देखो, पर वो उधर यूट्यूब पे नहीं चल रहा है, दिक्कत ये आ रही है। नहीं, पर कनेक्शन तो मैंने अभी फिर से चेक करा, मैं स्पीड चेक कर सकता हूँ, अराउंड 60 Mbps आ रहा है। तो अभी मैंने चालू कर दी स्ट्रीमिंग। पर वो प्ले नहीं हो रहा ना, वो प्ले नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी आ रहा है क्या? नहीं, वो पुराना रिपीट कर रहा है बार बार। अच्छा ठीक है, तो आई थिंक अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर अगर चलता है तो हाँ, ठीक है। हाँ, आई थिंक अभी मैं लाइव हुए ना। एक बार फाइनल कर दो यार। अगर आपकी बार बफरिंग हुई ना, तो फिर अपन इस सेशन को कैंसिल करके फिर अगली बार इसको कंटिन्यू करेंगे ना। अभी मुझे बताओ, अभी सही आ रहा है कि सब कुछ? जल्दी फिर अपन कवर करते हैं, जल्दी से तुम लोग भाई अपना ग्रीन सिग्नल दो कि वीडियो ऑडियो दोनों क्लियर आ रहा है, तो फिर हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? नो लैग? नो लैग, ठीक है, डन। डन, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, डन। ठीक है, चलो भाई फिर स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। हाँ, चलो। अब जिसका लैग हो रहा है, क्योंकि भाई इधर अराउंड इतने सारे बच्चों ने बोल दिया क्लियर है, मतलब अगर अब लैग हो रहा है तो वो तुम्हारा लैग हो रहा है, इधर से नहीं हो रहा है ना। चलो ठीक है। तो देखो यार, है ना, अगर मैं पूछूं कि कितने तरह के फोर्सेस होते हैं ना, याद रखना पूरी फिजिक्स फोर्स पे चलने वाली है ना, तो कितने तरह के फोर्सेस होते हैं, तो तुम कई फोर्सेस के नाम गिना सकते हो मेरे को ना। तुम कह सकते हो सर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सर सर कूलम फोर्स होता है, सर मैग्नेटिक फोर्स होता है, तुम बोलोगे सर फ्रिक्शन फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है,
बायंसी फोर्स होता है, अपथ्रस्ट फोर्स होता है, सूडो फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तुम 1000 तरह के फोर्सेस गिना दोगे, पर असलियत में पता है ना, तो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी यूनिवर्स में सिर्फ 4 तरह के फोर्सेस हैं। बाकी सारे फोर्सेस इनकी कैटेगरी में आते हैं, इनके अंडर आते हैं। सिर्फ 4 तरह के फोर्सेस होते हैं इस पूरी दुनिया में, यह समझना जरूरी है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और बाकी के दोनों न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। मतलब ये दोनों फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर ही लगते हैं। तो अगर न्यूक्लियस के बाहर बात करूं ना, तो सिर्फ 2 फोर्स हैं हमारी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 फोर्स ही चल रहे हैं एक तरह से, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों तो न्यूक्लियस के अंदर हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे पहले तो ये चारों याद होने चाहिए, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये होते क्या है वो भी समझ लेते हैं। होते क्या है उनको एक एक करके समझते हैं अपन लोग, ठीक है बेटा। पांचाल ऑडियो बैलेंस्ड है, ऑडियो इज बैलेंस्ड, राइट? हाँ, क्योंकि मैं इधर भी देख रहा हूं और इट इज वो क्लियर आ रहा है, ठीक है। हाँ हर्ष बेटा, अक्टूबर तक सिलेबस हम अनअकैडमी प्लस पे खत्म करेंगे ना, अनअकैडमी प्लस। अगर अक्टूबर तक तुम्हें 11 12 पूरा सिलेबस करना है, रिवीजन नहीं करना है, सो यू शुड ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, है ना। एवरीथिंग इज फाइन, राइट? हाँ यार, एवरीथिंग इज फाइन, राइट? ठीक है, चलो ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इनको समझते हैं ना। तो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इसके बारे में सबको थोड़ा बहुत आइडिया है ना। यही वो फोर्स है जिस मार्कर को अभी नीचे गिरा रहा है ना। ये वही फोर्स है जिस कारण एप्पल न्यूटन के सिर पे गिरा और पूरी फिजिक्स बन गई। मतलब जो स्टोरी जो बोलती है, अब पता नहीं सही था नहीं था ना, पर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा था, ठीक है। ये वही फोर्स है जो सारी चीजों को अर्थ पे होल्ड करके रखता है, और यही फोर्स मून को अर्थ के अराउंड, और यही फोर्स मून को अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करवाता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अर्थ की ग्रेविटी अगर मून पे लग रही है, जो कि लग रही है ना, फिर मून गिरता क्यों नहीं है? खैर, इसका जवाब मिलेगा अपन को ना, सर्कुलर मोशन में मिलेगा असली जवाब, असली जवाब, ठीक है। तो यही वो फोर्स है जिस कारण अर्थ सन के अराउंड घूम रही है। यही वो फोर्स है कि जिसने हमारे पूरे सोलर सिस्टम को बाउंड कर रखा है। यही वो फोर्स है जिसने पूरी गैलेक्सी को बाउंड कर रखा है। यही वो फोर्स है जिसमें जिस कारण कोई स्टार ब्लैक होल बनता है या न्यूट्रॉन स्टार बनता है ना। तो पूरे बड़े लेवल पे बात करें ना, बड़े एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे बात करें, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स, है ना। पूरे यूनिवर्स को जो होल्ड करके रखा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो होता कैसे, लगता कैसे ये फोर्स किसी भी 2 मास के बीच में लगता है। कोई भी 2 मासेस होते हैं ना, हाँ, कोई भी 2 मास, मतलब ये रिमोट और ये मार्कर, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। और कोई भी 2 मास पार्टिकल होंगे, कोई भी 2 मास होंगे दुनिया में, उनके बीच में ये फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये फोर्स कैसा है? ऑलवेज अट्रैक्टिव। कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, ऑलवेज अट्रैक्टिव, है ना। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। और हाँ भाई, और क्या होता है भाई इस फोर्स के बारे में? दिस इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल द 4 फोर्सेस। उन सब में सबसे कमजोर फोर्स है, अभी अपन देखेंगे भी क्यों, है ना। इट इज द वीकेस्ट फोर्स। तो अब कहोगे सर, अगर ये इन दोनों में मास है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर फील क्यों नहीं हो रहा? अगर मैं 2 मैग्नेट पकड़ूंगा, है ना, उनके नॉर्थ साउथ अगर एक दूसरे के सामने करूं, तो फोर्स फील होता है ना। 2 मैग्नेट को पास लाते तो फोर्स फील होता है, नथिंग। यहां पे तो कुछ फील नहीं हो रहा, तो फिर कैसे? अरे ये फोर्स बहुत ज्यादा वीक होता है, बहुत वीक। इसलिए वो तभी फील होता है जब कोई बॉडी बहुत बड़ी होती है। जैसे अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो हम फील कर रहे हैं, सन बहुत ज्यादा है तो हम उसको फील कर रहे हैं, स्टार्स का मास बहुत ज्यादा है तो फील कर रहे हैं, है ना। तो छोटे लेवल पे ये फील ही नहीं होता, इतना कमजोर होता है ये फोर्स, है ना। इसके 2 लॉ है, एक तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो हमारे सिलेबस में, फिर एक आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो एक्यूरेट है पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम तो न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, उस हिसाब से ये फोर्स होता है एफ जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। आर क्या है? आर इन दोनों मास पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है। सो दिस इज कॉल्ड योर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहां पे कैपिटल जी क्या है? ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 m2 मास पार्टिकल्स हैं, आर डिस्टेंस है। अब देखो, है ना, पहले समझो ना, पहले तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स को लेके तुम्हारे दिमाग में कई डाउट आ रहे होंगे।
और उन सारे डाउट्स के जवाब अभी नहीं दूंगा। हम अभी 11th में आगे जाके एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन करके। ग्रेविटेशन करके एक पूरा चैप्टर है, वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, है ना। वो मैकेनिक्स के बाद पढ़ेंगे, मतलब जब रोटेशन तक खत्म हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे, तो वहां पे बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम इस पे। पर अभी के लिए एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, बस मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं, याद रखना अभी बस, है ना। अभी बस मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो ये फोर्स देखो, अगर मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स मास के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। तो अगर दो बॉडीज का मास जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा ये फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा, दिख रहा है, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा, है ना। ये है तुम्हारा, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो। मून छोटा है, अर्थ बड़ी है, सबको पता है मून छोटा है, अर्थ बड़ी है ना। मून अर्थ, अर्थ मून पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है या मून अर्थ पे ज्यादा फोर्स लगा रही है, इतना बताओ। मून और अर्थ एक दूसरे को खींच रहे हैं, मून और अर्थ एक दूसरे को खींच रहे हैं, कौन किस पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, बस इतना बताओ। हाँ भाई, अर्थ मून पे ज्यादा फोर्स लगा रही है या मून अर्थ पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इतना बता दो बस अभी, है ना। हल्की हल्की सी फिजिक्स की धीरे धीरे बिल्कुल स्मूथली स्टार्टिंग करते हुए चलेंगे अपन, है ना, मजे मजे में बिल्कुल। हाँ, मून अर्थ पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ मून पे। आयुष कह रहा है मून लगा रहा है ज्यादा फोर्स, निखिल कह रहा है इक्वल लगा रहे हैं, अभिमन्यु कह रहा है सेम, पूजा बोल रही है मून, कीर्ति बोल रही है अर्थ, देवेंद्र कह रहा है सेम, इक्वल फोर्सेस, है ना। ये जो इक्वल बोल रहे हैं ये सारे 12th के बच्चे हैं, ये पहले भी मुझसे पढ़ चुके हैं। बिल्कुल इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं। क्यों? देखो, जो फोर्स होता है वो दोनों के मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर एक का मास बढ़ाओगे, देखो ना, ये फोर्स तो दोनों के मास पे डिपेंड कर रहा है, तो ये फोर्स हमेशा सेम होता है ना। सन अर्थ पे जितना फोर्स लगा रहा है, अर्थ भी सन पे उतना ही फोर्स लगा रही है। अर्थ इस मार्कर पे जितना फोर्स लगा रहा है, मार्कर भी इस अर्थ पे उतना ही फोर्स लगा रही है। फिर कहोगे सर अर्थ ऊपर क्यों नहीं आती, सोचना। अपन डिस्कशन करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, इसके बारे में और डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए तुम सोचो, है ना, हैव सम क्यूरियोसिटी, है ना, सोचो क्या हो रहा है, सोचो ना, फिजिक्स को फील करोगे ना तो मजा आ जाएगा, इतनी इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। चलो, और ये न्यूटन थर्ड लॉ करके भी अपन एक पढ़ेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ, उससे भी अपन देख सकते हैं, एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सुना तो हो गई, समझता कोई नहीं है, सुना तो सब नहीं है न्यूटन का थर्ड लॉ, समझता कोई नहीं है वो एक अलग बात है। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, हाँ भाई, दो चार्जेस के बीच में लगते हैं, सबको पता है। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, उसी की तरह होता है ना। यहाँ पे के की वैल्यू ज्यादा होती है 9 × 10⁹, यूनिट अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना। ये अपन 12th के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब 12th क्लास में जाएंगे तब पहले चैप्टर में अपन ये पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल उसी की तरह Q1 Q2 इनके चार्जेस हैं, इनके बीच का फोर्स है। अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, ये रिपल्सिव भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है, इसमें क्या होता है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव चार्जेस रिपल करते हैं हमेशा। यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा रिपल करेगा, हमेशा, अनलाइक ह्यूमंस, है ना। अनलाइक ह्यूमंस, यहां पे कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में कभी भी अट्रैक्शन नहीं होगा, हमेशा रिपल्सन ही होगा। नेगेटिव नेगेटिव के बीच में भी हमेशा क्या होगा बेटा, रिपल्शन ही होगा। अच्छा, पहली क्लास ले रहे हो बेटा, बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, फिजिक्स को क्रश बनाना है, वेरी गुड, है ना। हाँ, तो ठीक है, इसको अपन 12th में बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अब मैं तुम्हें ये बताता हूं, तुम्हें जो 1000 तरह के फोर्सेस दिखते हैं ना, सर फ्रिक्शन फोर्स भी तो है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तुम कहोगे सर नॉर्मल फोर्स भी तो है, पुश पुल, अरे वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तुम कहोगे सर बायंसी फोर्स, अरे वो भी भाई ये है ये। तुम कहोगे सर अपथ्रस्ट, अरे वो भी यही है। तुम कहोगे सर विस्कस फोर्स, अरे वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा तुम जितने भी फोर्सेस देखते हो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कूलम फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, सारे फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। जैसे समझाता हूं थोड़ा सा, असलियत में पता है कोई भी चीज किसी को टच नहीं करती। मैं अभी इस मार्कर को टच नहीं कर रहा हूं, अगर तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सोचो ना, अभी देखो तुम्हें फीलिंग देता हूं थोड़ी सी, है ना। जैसे ये मार्कर अभी गिर रहा है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, अभी गिर रहा है, अभी नहीं गिर रहा है, राइट। अभी ये मार्कर गिर रहा है क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, अभी नहीं गिर रहा है। अब ग्रेविटी नहीं लग रही क्या? अब ये मार्कर नहीं गिर रहा तो अब ग्रेविटी नहीं लग रही क्या? इस पे लग रही है ना भाई, लग रही है, फिर क्यों नहीं गिर रहा? मेरे हाथ ने रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? मेरे हाथ ने रोक रखा है। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स मेरा हाथ ऊपर लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है मेरा हाथ? मेरा हाथ इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसको अपन नॉर्मल फोर्स बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स, है ना। तुम कुछ भी और बोलते होगे, पता नहीं क्या बोलते हो तुम उसे। अभी हम फिजिक्स में इसको आगे जाके नॉर्मल फोर्स बोलेंगे, ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। कैसे लग रहा है ये फोर्स, कैसे लग रहा है, सोचो कैसे गया। अगर तुम बहुत सोचोगे तो हर एक चीज मॉलिक्यूल से बनी है। हमारे हाथ भी मॉलिक्यूल से बने, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। एटम मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, मॉलिक्यूल मतलब बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास नेगेटिव चार्ज। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो जब तुम क्या करते हो, जब तुम किसी भी, अगर तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सोचो, ये मान लो दो मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल है, इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन, है ना। समझ में आ रहा है। बहुत सारे रिपल्सिव फोर्सेस हैं, बहुत सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो होता क्या है कि जब तुम इनको बहुत ज्यादा पास लाते हो, देखो वीडियो क्लियर आ रहा है क्या, अभी देखो सही आ रहा है क्या अभी, हाँ भाई अभी सही आ रहा है, देखो वीडियो सही आ रहा है क्या, क्लियर है, चलो डन, ठीक है। हाँ, मुझे लगा लैग हो गया। चलो आज की क्लास में फालतू का बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है इस लैगिंग के कारण, बट एनीवेज लेट्स कंटिन्यू, है ना। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, होता क्या है ना, मान लो ये दोनों मॉलिक्यूल है, तो अगर इनको हम बहुत ज्यादा पास लेके आएंगे ना, तो रिपल्शन होता है। इसको तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे आगे जाके ना, है ना। अभी मैंने कहा मैं थोड़ा थोड़ा सब बताते रहो ना, आज की क्लास में छोटा छोटा सब बता देना, फिर अपन पूरे साल में पढ़ेंगे ये सब चीजें। ज्यादा पास लाते हैं तो इनके बीच में रिपल्शन होता है ना। समझ में, जब भी दो मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, उससे ज्यादा पास लाओगे तो इनके बीच में रिपल्शन होता है। कभी भी दो मॉलिक्यूल टच नहीं करते, असलियत में कोई चीज किसी को टच नहीं करती। तो हो क्या रहा है, जब ये ग्रेविटी ऐसे दबा रही है, इसको खींच रही है, तो मेरे हाथ के मॉलिक्यूल्स और ये पेन के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो गया, हम उसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो रिपल कर रहे हैं। रिपल असलियत में मार्कर मेरे हाथ को टच ही नहीं कर रहा है। अगर तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सोचो तो मार्कर मेरे हाथ को टच नहीं कर रहा है ना। स्टाइलस मार्कर, वॉटेवर कॉल, ये भी कोई चीज किसी चीज को टच नहीं करती। मैं अपने स्पेक्स को टच ही नहीं कर रहा हूं। क्या हो रहा है, फिर कहोगे सर फील हो रहा है, सर कैसी बातें कर रहे हो सर आप, तुम कहोगे सर बावले हो गए हो क्या, मुझे फील हो रहा है सर, मैं तो इसको पकड़ रहा हूं सर, सर मुझे फील हो रहा है, मेरे दोनों हैंड टच कर रहे हैं, आई कैन फील इट। वॉट यू आर फीलिंग इज द प्रेशर, ए सॉरी, है ना, प्रेशर और फोर्स कुछ भी बोलते हैं ना। वॉट यू आर फीलिंग इज द फोर्स, तुम फोर्स को फील कर रहे हो। कौन सा फोर्स, जो मेरे इस हाथ के मॉलिक्यूल्स और इस हाथ के मॉलिक्यूल्स में जब मैं ज्यादा डिस्टेंस कम करता हूं, तो उनके बीच में जो रिपल्शन होता है, तुम उसको फील कर रहे हो। इस हाथ के मॉलिक्यूल्स कभी भी इस हाथ के मॉलिक्यूल्स को टच नहीं कर रहे हैं। अगर तुमने ज्यादा टच करा दिया तो बेटा रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, तुम करा ही नहीं सकते, हमारे पास नहीं है ना। अभी अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में कितना मुश्किल होता है दो न्यूक्लियस को पास लाना, न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत एनर्जी चाहिए। हाँ, फीलिंग आ रही है, वेरी गुड वेरी गुड, है ना, फीलिंग आ रही है, वेरी गुड, क्लियर है सब, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं ना, इतना अभी के लिए काफी, बाकी पूरी कहानी अपन पढ़ेंगे अपन इसकी, है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, देखो ये अभी समझ में नहीं आएंगे अच्छे से, मैं अभी बता दे रहा हूं, ये अभी लेवल पे समझ में नहीं आएंगे। इनको कब पढ़ेंगे, इनको अपन पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स आएगी एक, मॉडर्न फिजिक्स 12th क्लास के एंड में पढ़ेंगे अपन इनको, है ना। 12th क्लास के एंड में मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट होता है न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें अपन पढ़ेंगे। मैं हल्का फुल्का समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा 100% समझ में आएगा अभी, बस हल्का फुल्का समझा रहा हूं, है ना। दो तरह के और फोर्सेस होते हैं, और ये फोर्सेस सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं, ये फोर्सेस सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं, न्यूक्लियस के बाहर नहीं लगते, है ना। चलो पहले तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है। अब सोचोगे ना यार, एक चीज बताओ, न्यूक्लियस है, सबको पता है न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूक्लियस के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन तो आजू बाजू मंडराते रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन तो आजू बाजू मंडराते रहते हैं। लिटरली फिजिक्स समझ आ रहा है, थैंक यू बेटा एकता, थैंक यू। हाँ, पीडीएफ भी मिल जाएगा बेटा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इस वीडियो की लिंक पे जाना, अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता मत करो, है ना, मिल जाएगा सबको, है ना। हाँ ठीक है, और भाई लाइक कर दो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, है ना। चलो तो सोचो,
न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन है। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के लोग रहते हैं, एक प्रोटॉन्स जो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है, एक न्यूट्रॉन्स कोई चार्ज ही नहीं है ना। कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, है ना। प्रोटॉन्स जो पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन जिनके पास कोई चार्ज नहीं। तो न्यूट्रॉन से कोई दिक्कत नहीं, रह लो यार। हम कह रहे हैं भाई न्यूट्रॉन्स तुम तो रह लो, तुमसे कोई दिक्कत नहीं, पर हमको दिक्कत है प्रोटॉन से। क्यों दिक्कत है भाई प्रोटॉन से? अगर ये एक न्यूक्लियस है, इसमें दो न्यूट्रॉन है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर इसके अंदर दो प्रोटॉन है तो हमको दिक्कत है। क्यों दिक्कत है हमको? कोई बता सकता है? न्यूक्लियस के अंदर ये स्टेबल न्यूक्लियाई है, हीलियम का न्यूक्लियाई होता है यार, ये ना हीलियम, ये स्टेबल न्यूक्लियाई है। हमको दिक्कत है। क्यों दिक्कत है हमको? क्योंकि दो प्रोटॉन्स हैं। तो क्या दिक्कत है हमको? इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। हाँ भाई, सेम चार्जेस रिपल पढ़ा तो था, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं, तो यार इनके बीच में कूलम फोर्स लगेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल करेंगे ना, ये तो टूट जाना चाहिए। हाँ भाई, मजा आ रहा है सच में? चलो वेरी गुड। हाउ कैन वी गेट पीडीएफ? बेटा चिंता मत करो, टेलीग्राम चैनल की आईडी बताऊंगा मैं वीडियो के एंड में, कर लोगे ना, परेशान मत हो, अभी क्लास को एंजॉय करो, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, क्लास को एंजॉय करोगे ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है इनके बीच में, है ना। तो क्या हो रहा है उस रिपल्शन से? टूट जाना चाहिए ना, तो फिर न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, फिर कैसे कर रहा है सोच के देखो। टूट तो जाना चाहिए, हमारा लॉजिक बोल रहा है टूट तो जाना चाहिए, बात सही है, पर टूटता नहीं है, ये बात भी सही है, तभी तो हम जिंदा है। अगर न्यूक्लियस टूट जाते तो हम ही नहीं होते, एटम नहीं होता, कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया में कुछ नहीं होता। तो टूटता तो नहीं है, मतलब कोई चीज पक्का उसको बचा रही है, उसी चीज का नाम है, जो चीज इसको बचा रही है उसी चीज का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम है उसका? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक और फोर्स होता है जिसके बारे में हमको अभी तक नहीं पता था, वो सिर्फ किसके बीच में लगता है? प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कराता है। तो देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव, एक बात सुनना, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा रिपल करेगा। सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो इनको दूर फेंकना चाह रहा है क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, वो कह रहा है रिपल करो, पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलता है वेट फॉर ए सेकेंड, हम भी है, ऐसे कैसे दूर भगाओगे, हम भी है। उसने पकड़ के रखा है, उसने कहा हम नहीं जाने देंगे, और इसके नाम में ही है स्ट्रॉन्ग, इसके नाम में ही क्या है? स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो इसको होल्ड करके रखता है, वो इसको होल्ड करके रखता है, इसलिए हमारा न्यूक्लियस नहीं टूटता, थैंक्स टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये हमारा न्यूक्लियस नहीं टूटता। अब इससे ज्यादा बात करेंगे अपन, इसके बारे में बहुत कुछ है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, पर इससे ज्यादा बात अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में करेंगे, चिंता मत करो, 12th के एंड में आएगा, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको अपन, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो। वीक न्यूक्लियर फोर्स तो देखो अभी समझ में नहीं आएगा, मैं बोलता हूं अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, पर नहीं आएगा, बाद में ही आएगा, मैं बता देता हूं। कभी कभी क्या होता है, एक न्यूट्रॉन रखा है, न्यूट्रॉन एकदम से वो टूट जाता है, न्यूट्रॉन रखा, अपन कह रहे हाँ भाई न्यूट्रॉन रखा है, न्यूट्रॉन रखा है, अपने सामने एक न्यूट्रॉन रखा है, अपन कह रहे हाँ भाई न्यूट्रॉन रखा है, एकदम से टूट गया, उसके अंदर से क्या निकला? न्यूट्रॉन टूट गया, उसके अंदर से निकला एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, और ये भी कुछ होता है, अभी भूल जाओ, अभी मत पूछना क्या होता है, ये होता है कुछ, एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं इसको, होता है कुछ, पढ़ेंगे आगे जाके ना, अभी तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जानते हैं ना, उस पर ध्यान दो। न्यूट्रॉन रखा था, अपन कह रहे भाई न्यूट्रॉन रखा है, टूट गया एकदम से, एक प्रोटॉन निकला एक इलेक्ट्रॉन निकला, अब हमने कहा भाई ये किसने करा, ऐसे कैसे टूट गया? अबे टूटा है तो फोर्स तो चाहिए, किसी ने दूर भगाया ना उनको, अगर ये टूटा है तो किसी ने इनको पुश करा ना, किसी ने इनको दूर दूर भगाया ना, कौन है वो? ग्रेविटी नहीं भाई, ग्रेविटी तो अट्रैक्ट करती है। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है? नहीं भाई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अरे पर वो तो बाहर लगता है, वो तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन के अंदर थोड़ी ना लगता है, तो मतलब एक नया फोर्स है, इस फोर्स को अपन ने नाम दिया वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया? वीक, बस इतना काफी अभी जानने के लिए। ये वो फोर्स है जो न्यूट्रॉन को तोड़ दे और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दे, अभी के लिए बस इतना काफी है, बाकी की कहानी 12th के एंड में। बोलो भाई। हाँ, मजा आ रहा है कृति? बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छा लग रहा है फिजिक्स लेक्चर, ठीक है, थैंक यू बेटा। हाँ चलो बड़े आगे, चलो इतना काफी, अभी के लिए इतना काफी है, आई नो बहुत सारे सवाल होंगे चलो
देखो अब अपन ने क्या करा, इन चारों फोर्सेस को कंपेयर करा ना, इनने क्या करा, अपन ने इन चारों फोर्सेस को कंपेयर करा। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहे हैं, है ना, ठीक है। बस आइडिया लेने के लिए, इसको याद नहीं रखना, देखो यहां पे याद नहीं रखना, बस आइडिया, एक दिमाग में बस आइडिया हो जाए। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 मान लें, 1 मान लें, तो देखो पहले तो देखो, है ना, तो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स समझ रहे हो कितना छोटा है, बहुत, इट इज द वीकेस्ट फोर्स, इट इज द वीकेस्ट फोर्स, 10 पावर -39, 10 पावर -39 है, वो पॉजिटिव नहीं है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमारी इमेजिनेशन खत्म हो जाती, इतना छोटा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के आगे ये। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी 100 टाइम्स छोटा है। अगर ये 1 है तो 10 पावर -2 मतलब 1/100। अगर मान लो ये फोर्स 1 न्यूटन है लेट्स से, तो ये 1/100 न्यूटन हो जाएगा। 100 टाइम्स छोटा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसके कंपैरिजन में ना, बस ये आइडिया देने के लिए। तो यहां से ये भी दिख रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के सामने भी तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल वीक होता है, इसलिए हमको ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं होता। मेरे दोनों हाथ अट्रैक्ट नहीं करते, बहुत वीक है यार, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। ग्रेविटेशन फोर्स तभी फील होगा जब अपन एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे बात करेंगे, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, इस लेवल पे बात करेंगे, सिर्फ तभी फील होगा। हाँ भाई बताओ, हाँ भाई ठीक है। अगली चीज है ना, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स को वीक बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में वीक है, बट ग्रेविटेशन से स्ट्रॉन्ग होता है ना, ग्रेविटी सबसे वीक है ना, ठीक है। इन दोनों की रेंज इनफाइनाइट है, मतलब है ना, इस मार्कर और अल्फा सेंचुरी है ना, जो विच इज द नियरेस्ट स्टार अदर देन सन, है ना, हमसे जो हमारे जो सबसे पास का स्टार है अल्फा सेंचुरी, उसके बीच में भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। मतलब दो चार्जेस को कितने भी दूर रख दो उनके बीच में फोर्स होगा, है ना, चाहे वो फोर्स बहुत कम हो जाता है, जीरो नेग्लिजिबल हो जाता है, पर होता है हमेशा, याद रखना। इन दोनों की रेंज इनफाइनाइट है, इनकी रेंज इनफाइनाइट नहीं है, ये बहुत शॉर्ट रेंज होते हैं, इन दोनों को बोलते हैं शॉर्ट रेंज। ये न्यूक्लियस के अंदर लगता है, 10 पावर -15 मतलब विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर फील नहीं कर सकते इस फोर्स को, विद इन न्यूक्लियस। और ये विद इन न्यूट्रॉन, उससे भी छोटा कर दिया, न्यूट्रॉन के अंदर लगता है, न्यूट्रॉन को ही तोड़ता है ना वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूक्लियस के अंदर लगता है और ये तो न्यूट्रॉन के अंदर लगता है, न्यूट्रॉन के बाहर नहीं दिखेगा ये फोर्स, बहुत छोटे फोर्सेस हैं। देखो 10 पावर -15 मीटर मतलब न्यूक्लियस के बराबर, बहुत छोटा। ग्रेविटेशनल फोर्स किस में लगता है, हर एक चीज पे लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑब्वियसली चार्जेस पे लगता है, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 इलेक्ट्रॉन वगैरह पे, न्यूट्रॉन्स पे नहीं लगता ये, है ना, ठीक। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ दो चीजों पे लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ दो चीजों पे लगता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक। आई नो इट इज टू मच टू कंज्यूम, इतनी सारी नई चीजें पढ़ा दी आज आधे घंटे में, तो ऐसा ओवरवेलमिंग सा फील हो रहा होगा, सर कितना सारा पढ़ा दिया सर, सब कंफ्यूज हो रहा है। कोई नहीं, ये पीडीएफ मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करना, अच्छे से रिवाइज करना। हाँ देखो ये अपन अभी याद नहीं होता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी ये सब चीजें याद ना होना तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन पूरे 2 साल में पढ़ने वाले हैं, चिंता ना करो। ओवरव्यू चल रहा है ना, पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड ओवरव्यू दे रहा है हमारी फिजिक्स का, तो अगर याद नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाता है तो ठीक है ना। ऐसे नहीं सोचना कि बहुत सारा पढ़ा दिया, अपन पढ़ेंगे ना मॉडर्न फिजिक्स में, फिर से पढ़ेंगे। हाँ ये वीक न्यूक्लियर फोर्स सारी चीजों में लगता है ना, इलेक्ट्रॉन्स पे भी लगता है, ठीक है। चलो अब देखो हमारा फिजिक्स में अल्टीमेट पर्पस क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ अस, है ना, हमारा फिजिक्स में पर्पस क्या है। मैंने बताया था ना कि फिजिक्स में अलग अलग जगह हम अलग अलग रूल्स यूज करते हैं, है ना, छोटी चीजों के लिए एक अलग लॉ है, बड़ी चीजों के लिए एक अलग लॉ है, हमारे लिए एक अलग लॉ है। हमारा पर्पस है कि यार हम एक लॉ बनाएं, हम पूरी फिजिक्स को यूनिफाई कर दें, ठीक है। तो ये समझ लो, दिस इज व्हाट आवर एंडेवर, दिस इज द एंडेवर, अल्टीमेट एंडेवर ऑफ साइंस, अल्टीमेट गोल ऑफ साइंस, जिसमें आइंस्टाइन ने कोशिश करी, स्टीफन हॉकिंग ने कोशिश करी, और अभी भी जितने साइंटिस्ट हैं सब इसी कोशिश में हैं, पर कोई नहीं कर पा रहा। हो सकता है तुम में से कोई किसी दिन कुछ कर दे, है ना, अभी तो नहीं कर पा रहा। और जिसने ये कर दिया, अगला नोबेल प्राइज उसका आइंस्टाइन न्यूटन के बाद सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा। जिसने क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविस्टिक फिजिक्स को यूनिफाई कर दिया, वो आइंस्टाइन न्यूटन के बाद का सबसे बड़ा साइंटिस्ट होगा, ठीक है। पर अभी तक तो कोई नहीं कर पाया, लेट्स सी। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हम देखते थे यार कि मून अर्थ के अराउंड घूम रहे है ना, मून अर्थ का चक्कर लगा रहे, हम देखते थे चीजें गिर रही हैं अर्थ पे, पर हमको ये नहीं पता था ये दोनों एक ही चीज है, हमें लगता था अलग अलग चीजें। हमको लगता था जो चीज इस मार्कर को गिराती है वो कुछ अलग फोर्स है,
जो चीज मून को रखा हुआ है हवा में, वो हम तो उसको मानते थे, हम तो देवता मानते थे, हम तो पुराने जमाने में कहते थे सन और मून देवता है भाई, है ना, भगवान है ये। हर कल्चर में ऐसा था। क्यों? हमको तो लगता था ये हवा में टिका हुआ है, ऐसे कैसे हवा में टिका है, गिर क्यों नहीं रहा? ठीक है, पर आप पूरे एक्सप्लेनेशन, और तुम्हें भी समझ में आएगा जब अपन सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, सारी फीलिंग आ जाएगी कैसे टिका हुआ है ना, फीलिंग आएगी। एंड द रीजन इज नॉट सेंट्रीपिटल फोर्स, द रीजन इज नॉट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, ये दोनों गलत आंसर है ना, पर इस पे बात करेंगे। तो न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने क्या करा, न्यूटन ने यूनिफाई कर दिया। न्यूटन ने बताया कि जो चीज अर्थ पे ऑब्जेक्ट्स को नीचे गिरा रही है, वही चीज ऑब्जेक्ट्स को, जैसे मून उसको अर्थ की ऑर्बिट में रखी हुई है, वही चीज पूरे सोलर जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसको सन के अराउंड रखी हुई है, वही चीज पूरी यूनिवर्स को होल्ड करी हुई है। ये किसने बताया? न्यूटन ने। तो उसने यूनिफाई कर दिया, दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। उसने बताया वो लॉ एक है, उसने एक लॉ दिया जो हर जगह वैलिड था, बहुत हद तक वैलिड था, Gm1m2/r²। फिर आइंस्टाइन ने उसमें करेक्शन करा। हाँ हाँ, आज भी मानते हैं बेटा, मानने वालों का कोई कुछ नहीं कर सकता, जो मानते हैं वो मानते रहेंगे, मानने वालों का कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, एक एग्जाम्पल और है ना, ये अपन पढ़ेंगे जब अपन ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना 12th क्लास में। तो क्या होता था कि हमारे पास ऑप्टिक्स के एक अलग लॉ थे, जो अपन जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ऑप्टिक्स थोड़ी बहुत तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी भी होगी ना, एक अलग लॉ थे, ऑप्टिक्स एक अलग था। फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके एक अलग थियोरी थी, है ना, वो भी अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे ना, कूलम्स लॉ, मैग्नेटिज्म, ईएमआई वगैरह, एक अलग थियोरी पढ़ी हमने, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एक अलग कहानी पढ़ी हमने, दो अलग अलग कहानी पढ़ी। एक ऑप्टिक्स पढ़ा जहां पे पूरी लाइट की कहानी थी, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की कहानी पढ़ी। ये दोनों अलग अलग फिजिक्स थी, कोई रिलेशन नहीं था दोनों में, पर बहुत कुछ हुआ। ये कहानी लंबी है ना, सुनाऊंगा, बहुत मजेदार है। समझो अल्टीमेटली मैक्सवेल ने बताया कि ये सब एक्स है ना। मैक्सवेल एक बहुत जीनियस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट था। उन्होंने कहा भाई लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसे कहा? उसके पीछे भी कई साइंटिस्ट का हाथ था, है ना। जैसे माइकलसन मॉडली का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने लाइट की स्पीड कैलकुलेट करी, है ना। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे फेरेडे वगैरह, बहुत सारे पुराने साइंटिस्ट का सबका कंट्रीब्यूशन था, और फाइनली मैक्सवेल ने उन सबको यूनिफाई करा। मैक्सवेल ने कहा भाई सब कुछ एक है, लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अब ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक हो गया, यूनिफाई कर दिया हमने फिजिक्स को, एक लॉ चलता है, हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। टेलीग्राम लिंक, बेटा टेलीग्राम लिंक मैं एंड में दूंगा, है ना। जो बच्चे टेलीग्राम की लिंक चाहते हैं वीडियो के एंड तक रुको, है ना। और अगर नहीं रुक पा रहे तो फिर उसका कुछ फायदा भी नहीं है टेलीग्राम लिंक का, है ना, कोई फायदा भी नहीं, क्या करोगे टेलीग्राम लिंक लेके ना, इंजॉय करो फिजिक्स को। हाँ, अगली चीज है ना, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन पहला बंदा था जो ये मानता था कि पूरी यूनिवर्स में एक ही लॉ होना चाहिए जो हर एक चीज को गवर्न करता है। हम अभी जो इतने सारे 10 अलग अलग लॉ देखते हैं ना, हमारे पास 10 तरह के फॉर्मूले हैं, वो सब उस एक फॉर्मूले से निकल के आते हैं, हम ये मानते हैं ना। आइंस्टाइन ये मानता था ना। तो आइंस्टाइन ने बहुत कोशिश करी, आइंस्टाइन ने बहुत कुछ करा भी। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, है ना। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? अपडेटेड थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। जैसे न्यूटन क्या करता है, ग्रेविटी को फोर्स मानता है। According to Einstein, gravity is not the force, it is the curvature in space-time itself. And Earth is not moving in the circular motion. Earth is actually going in the straight line. I know ये बहुत क्रेजी लगता है ये आइडिया। अगर मैं बोलूं कि अर्थ स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ये बहुत क्रेजी लगेगा, बट दिस इज ट्रू, है ना। वो स्ट्रेट लाइन ही कर्व्ड है सर ना। तो ठीक है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, बट ठीक है ना। और वो सही भी है, जो आइंस्टाइन ने बोला वो सही है ना। इस अब पूरी की पूरी फिजिक्स उसी पे चलती है। ठीक है, चलो। पर आइंस्टाइन कंप्लीट कर नहीं पाया ना। आइंस्टाइन का अल्टीमेटली, आइंस्टाइन ने क्या करा था ना, ये स्पेशली ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन दोनों को आज तक कोई भी यूनिफाई नहीं कर पाया। मतलब हमें आज तक कोई भी कॉमन चीज नहीं मिली कि जिससे ग्रेविटी निकल के आ रही है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फोर्स निकल रहे हैं, वो कुछ उसको यूनिफाई करना है, वो कोई एक चीज ढूंढनी है, वो अभी तक किसी को नहीं मिली, आज तक किसी को नहीं मिली। ठीक है, पर हमने बहुत कुछ कर दिया है। जो 4 फोर्सेस थे ना, उनमें से हमने 3 फोर्सेस को यूनिफाई कर दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इनको यूनिफाई कर चुके हैं। मतलब इन ये तीनों किसी एक ही चीज से निकल के आते हैं, ये हमने ढूंढ लिया है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रो वीक फोर्स भी बोलते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। ये पार्टिकल फिजिक्स में आता है, क्वार्क्स वगैरह होते हैं, अगेन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, दिस इज पार्टिकल फिजिक्स, है ना। वो भी क्वांटम फिजिक्स से ही, मतलब एक पार्ट है, एक ब्रांच है। ठीक है, ये अगेन हमें नहीं है, पर हम बता रहे हैं बस, है ना, समझ में। हाँ, पर आज तक ग्रेविटी को कोई कंबाइन नहीं कर पाया। ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जिसने कंबाइन कर दिया, दैट विल बी द थियरी ऑफ एवरीथिंग एंड यू विल गेट ए नोबेल प्राइज, यू विल बी द नेक्स्ट बिगेस्ट साइंटिस्ट इफ यू कैन डू दैट। हाँ, चलो, तो भाई आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म, है ना। ठीक है,
अगर तुम लोगों को भाई मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, मेरे पर्सनल गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, चाहते हो कि भाई डाउट्स भी तुम्हारे सारे सॉल्व हो, होमवर्क मिले प्रॉपर, उसका डिस्कशन हो, मॉक टेस्ट हो, उसका एनालिसिस हो, और जैसे फिजिक्स में मैं हूं वैसे ही अनअकैडमी प्लस पे इस वक्त कोटा के बेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे आ रहे हैं ना। जैसे फिजिक्स में मैं हूं वैसे फिजिक्स में डीसी पांडे सर भी हैं, और तुम किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तुम जाके देख सकते हो। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो विच इज फॉर 32,000, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन विच इज फॉर 27,000। ये इतना सस्ता तुम्हें पड़ेगा जब तुम इस कोड को यूज करोगे फिजिक्स लाइव। ये कोड याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा कोड है। अगर तुम्हें अच्छा लगता है मेरे लेक्चर्स तो तुम मेरे थ्रू अनअकैडमी पे आ सकते हो मेरा कोड यूज करके, इससे तुमको 10% ऑफ मिलेगा। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मिलेगा दैट इज योर प्रीमियम ग्रुप। प्रीमियम ग्रुप क्या है यार, अनअकैडमी पे आ जाओ पता चल जाएगा, है ना, टेलीग्राम पे जाओ पता चल जाएगा, लोग बता देंगे क्या है प्रीमियम ग्रुप, है ना। बस इतना है कि तो अगर तुम बिना प्रीमियम ग्रुप के 1000 रैंक ला सकते हो तो प्रीमियम ग्रुप के साथ तुम 500 ले आओगे, इतना फायदा हो जाता है प्रीमियम ग्रुप से। और वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो मेरा कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस पे आते हैं। चलो फिर भाई बाय बाय गाइस, है ना। टेलीग्राम की लिंक बता देता हूँ, दिस इज माई टेलीग्राम आईडी @neat_physics, @neat_physics, दिस इज माई टेलीग्राम आईडी। और अनअकैडमी सेपियन की टेलीग्राम आईडी भी ज्वाइन कर लेना, ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मिलेंगी, सारी लिंक्स खोल के देखना, उसमें मेरी भी एक लिंक होगी जिसमें मैं अनअकैडमी की प्रोफाइल की, उस पर भी फॉलो कर लेना, तो मेरी जो फ्री लाइव क्लासेस आती है तो मैं पता चल जाएगी। अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो बहुत कुछ मिलेगा, हर जगह बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है गाइस। चलो बाय बाय, बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय। सो दिस इज फॉर यू, दिस इज हाउ आई से थैंक यू टू यू, ना, थैंक्स टू यू ऑल, दिस इज हाउ आई से बाय बाय गाइस, बाय बाय, सबको बाय, सबको बाय, सबको बाय बाय। कल ही ले रहे हो प्लस, ठीक है बेटा, एकता कोड याद रखना है ना, प्रीमियम ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी, वेरी गुड।